अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉ गेट एस्पिरेंट्स के लिए। सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि लॉ गेट अनाउंस हुआ है या नहीं हुआ, और सेकेंडली कि लॉ गेट ईद के बाद होगा या ईद से पहले कंडक्ट होगा। तो देखें, लॉ गेट की जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की एज़ पर HEC 12 अप्रैल है, 12 मार्च। अब 12 मार्च से पहले पहले आपने क्या करना है, आपने HEC की वेबसाइट पर जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है, और होप्स हो कि ये डेट एक्सटेंड भी हो सकती है। ठीक है, अभी फरवरी एंड हो गया, मार्च स्टार्ट हो गया, और 12 या 13 फेबर 11 या 12 फरवरी को रमज़ान भी स्टार्ट हो रहा है। सेकेंडली फिर मार्च आ गया, मार्च के बाद फिर अप्रैल आ गया, अप्रैल में फिर ईद आ जाएगी, ईद के बाद किसी भी डेट पे आपका लॉ गेट टेस्ट कंडक्ट होगा। अब क्वेश्चंस अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर ईद आ रही है, रमज़ान में होगा या रमज़ान के बाद होगा। ऑब्वियसली डेफिनेटली क्या होगा, ईद के बाद ही आपका ये टेस्ट कंडक्ट होगा। प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट करनी है, क्लासेस हम किस तरीके से कंडक्ट करेंगे, और नए ग्रुप का आगाज़ हम जो है कब से कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फिर हम जो है पाकिस्तान पेनल कोड स्टार्ट करेंगे। अब देखें, अब आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन है, कितना टाइम ड्यूरेशन है, एक आ गया मार्च, और अप्रैल के किसी भी वीक में आपका ये टेस्ट कंडक्ट होगा। इट मीन्स कि होगा अप्रैल के अंदर ही। ठीक है, तो 1.5 मंथ्स आपके पास हैं टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। अब 1.5 मंथ्स टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हैं। अब इतने शॉर्ट टाइम में किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए। जो गोल्डन ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं वो तो जाहिर सी बात है 3 मंथ्स वाले प्लान में चल रहे हैं। 1 मार्च 2024 से हम क्या कर रहे हैं, हम सिल्वर बैच का स्टार्टअप कर रहे हैं। अब इस सिल्वर बैच के अंदर होगा क्या, इस सिल्वर बैच के अंदर टाइमिंग जो है हमारी ज़्यादा होगी क्लास की। किस तरीके से, हमारी जो क्लास की टाइमिंग होगी वो होगी 6 to 8 PM। 6 to 8 PM आपकी क्लास होगी उस, ठीक है, और वो क्लास प्राइवेट रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू होगी। सेकेंडली फिर क्या होगा, फिर जो है हम वीक में 2 टाइम्स आपका टेस्ट कंडक्ट करेंगे, वेब जनरेटेड टेस्ट आ गए, और नोट्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। वैसे तो स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ कि नोट्स की ज़रूरत नहीं है आपको लॉ गेट के लिए, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि सर नोट्स नोट्स नोट्स। तो नोट्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ग्रुप के अंदर शेयर होंगे। ग्रुप के अंदर ईच एंड एवरी मटेरियल शेयर होता है। ठीक है, अब प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, बार बार यही बात दोहराता हूँ मैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ बेयरएक्ट्स पर फोकस करना है। किस पर फोकस करना है, बेयर एक्ट्स। बेयर एक्ट्स क्या होते हैं, बेयर एक्ट्स पे किस तरीके से कमांड हासिल की जाए, और बेयर एक्ट्स के कौन से पोर्शन को हम पढ़ें, कौन से पोर्शन की तरफ फोकस करें। आपके जो ऐसे लॉज लॉ गेट के अंदर जिनकी मार्क्स की वेटेज ज़्यादा है, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने उस पर फोकस करना है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, फॉर सपोज हमारे पास आ जाता है पीपीसी के बाद आ जाएगा हमारे पास सीआरपीसी, ये क्रिमिनल लॉ का पोर्शन हो गया। फिर आ जाएगा क्यूएसओ, फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास सीपीसी, फिर लीगल एथिक्स। ठीक है, इन सब की वेटेज कितनी है, ये आ गया 40, यानी कि 20 ये आ गए 20, और इसके भी आपके आ गए 10, यानी कि 70 मार्क्स आपके यहाँ से हो गए, और 10 मार्क्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के भी आपके कितने मार्क्स हैं, 10 मार्क्स हैं। इन नंबरिंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारे 80 मार्क्स ये हो गए। बाकी जो 5 नंबर्स के पेपर्स हैं उन सब को हम क्या करेंगे, उन सब पेपर्स की तैयारी जो है हम लास्ट के वीक के अंदर करेंगे। ठीक है, क्लास की टाइमिंग आपके साथ शेयर कर दी। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे, और एवरी मंडे एंड एवरी सैटरडे को आपका वेब जनरेटेड टेस्ट कंडक्ट होगा। अब आते हैं किसकी तरफ, हमारे सिलेबस की तरफ। जैसे कि आप सबको पता है कि सिलेबस वही सेम ही है, इसके अंदर कोई अमेंडमेंट, कोई चेंजिंग नहीं हुई है। अब जो हमारे पास पाकिस्तान पेनल कोड है, पाकिस्तान पेनल कोड की जो मार्क्स की वेटेज है वो कितनी मार्क्स की वेटेज है, वो है आपके 10 मार्क्स। कितने मार्क्स हैं, 10 मार्क्स हैं। अब इन 10 मार्क्स के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, एक है हमारे पास चैप्टर 2, चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 4, चैप्टर 4 के बाद चैप्टर 16,
16A और फिर चैप्टर 17। इन चैप्टर्स के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जर्नल एक्सप्लेनेशन, फिर आ जाएगा हमारे पास जर्नल एक्सेप्शंस, ऑफेंसेस रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर 2 है, चैप्टर 4 है और चैप्टर 16 है। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 16A रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ये चैप्टर 16A आ गया और उसके बाद आ जाएगा ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। क्रिमिनल लॉ की पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर जितनी भी आपकी इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशंस आपके साथ में शेयर कर दूंगा, एक लेक्चर शेयर करूंगा नियर अबाउट वो 40 to 45 मिनट्स का एक लेक्चर है। उस लेक्चर के अंदर इस पोर्शन से जितने भी आपके इलस्ट्रेशन जनरेट हुई हैं वो सारी की सारी इलस्ट्रेशंस मैंने इन डिटेल डिस्कस की थी जी प्रीवियस सेशन के अंदर, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने क्या करना है, आपने उसको ध्यान से सुनना है, लेकिन सुनना कब है, ये सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद भी और पढ़ने से पहले भी। अब क्लास अटेंड करने का तरीका क्या होता है हमारा, कि एक तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आते हैं, बैठते हैं यहाँ पर फिजिकली भी और ऑनलाइन भी, क्लास अटेंड करते हैं और उसके बाद वो जो है उसके बाद रिवाइज करते ही नहीं है। आपने क्या करना है, लॉ गेट अगर क्लियर करना ही है तो लॉ गेट क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपने बैरक को अच्छे से पढ़ना है। अगर आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं तो चैप्टर 2 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हों। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर आपने जो है ये लेक्चर सुनना है। जब आप पढ़ने के बाद ये लेक्चर सुनेंगे तो आपके जहन में जितने भी क्वेश्चंस रेज हुए होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ से आंसर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जो है लेक्चर को डायरेक्टली आके सुनते हैं तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, ऑब्वियसली वो 2 दिन बाद भी याद नहीं रहता। अब आते हैं हम जर्नल एक्सप्लेनेशन की तरफ। जर्नल एक्सप्लेनेशन के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या है, सेंस ऑफ एक्सप्लेनेशन, एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। अब सेक्शन 7 सेंस ऑफ एक्सप्लेनेशन, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन इन पार्ट ऑफ कोड यूज इन एवरी पार्ट दिस कोड विद द एक्सप्लेनेशन। मतलब जब एक दफ़ा एक्सप्लेनेशन डिफाइन कर दी गई उसके बाद आपने समझ लेना है कि इस पर्टिकुलर वर्ड इस पर्टिकुलर सेक्शन की यही एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद सेक्शन 8 क्या बताता है, जेंडर के बारे में। अब ये जेंडर क्या कह रहा है कि जो वर्ड ही है, ये वर्ड जो ही है इसके अंदर आपका मेल भी आ गया, फीमेल भी आ गया, सब के सब आ गए ही वर्ड के अंदर। ठीक है, मतलब एनी पर्सन, मेल हो गया या फीमेल हो गई। फिर आ जाएगा आपका सेक्शन नंबर 9 जो किस बारे में है, नंबर के बारे में। नंबर के बारे में क्या बताता है कि अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट अपीयर्स टू कॉन्ट्रैक्ट वर्ड्स इंपोर्टिंग सिंगुलर नंबर पिलुलर नंबर, मतलब जितने भी आपके नंबर्स हैं सिंगुलर पिलुलर, ठीक है, 1 है 2 है 3 है, वो सारे के सारे नंबर के अंदर आ गए। फिर सेक्शन 10 मेन एंड वुमेन, मेन वुमेन। मेन एंड वुमेन के अंदर क्या बता रहा है कि द वर्ड मेन डिनोट्स मेल, ठीक है, और फीमेल के बारे में वुमेन जो है वो फीमेल के बारे में डिनोट करता है। पर्सन, अब ये पर्सन की डेफिनेशन अक्सर पूछी गई है कि पर्सन की क्या डेफिनेशन है। पर्सन एक एंटिटी है, इसके अंदर आपका क्या आ गया, इसके अंदर आपका ह्यूमन बीइंग भी आ गया और आपकी कंपनी एसोसिएशन भी आ गई। फिर आ जाएगा पब्लिक। पब्लिक वर्ड के अंदर क्या आ जाएगा कि द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी, एनी कम्युनिटी। कम्युनिटी से मुराद ये कि कोई हिंदू कम्युनिटी है, कोई माइनॉरिटी है, ठीक है, इससे हट के कोई सिख है या फिर कोई भी कम्युनिटी है तो वो पब्लिक के अंदर काउंट हो जाएगी। फिर आ जाएगा आपका सर्वेंट ऑफ द स्टेट, सेक्शन 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वेंट ऑफ स्टेट। सर्वेंट ऑफ स्टेट के अंदर क्या बता रहा है कि द वर्ड सर्वेंट ऑफ स्टेट डिनोट्स ऑल ऑफिसर सर्वेंट अपॉइंटेड एम्प्लॉयड इन पाकिस्तान अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जो भी शख्स फेडरल या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट
के थ्रू अपॉइंट हुआ हो तो वो सर्वेंट ऑफ द स्टेट है। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद गवर्नमेंट, द वर्ड गवर्नमेंट इंक्लूड्स ऑथराइज्ड बाय लॉ एडमिनिस्ट्रेटेड एग्जीक्यूटेड गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, मतलब कि एग्जीक्यूटेड जो भी गवर्नमेंट होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम गवर्नमेंट का नाम देंगे। सेक्शन 17 ने हमें गवर्नमेंट को डिफाइन किया, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका जज, सेक्शन 19। सेक्शंस भी याद रखते जाएं और साथ ही साथ डेफिनेशंस भी याद रखते जाएं कि जज की डेफिनेशन क्या है। द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली द पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज बट एम्प्लॉयड बाय लॉ, लीगल प्रोसीडिंग, सिविल और क्रिमिनल, डेफिनेटली जजमेंट ओ कैन पास जजमेंट। अब देखें यहाँ पर जो जज की डेफिनेशन है, यहाँ पर जज की डेफिनेशन कुछ और है और इसी तरीके से सीपीसी के अंदर डेफिनेशन कुछ और है, ठीक है। तो आपने ये देखना है सबसे पहले, जो आपसे लॉ गेट में क्वेश्चन पूछ रहा है वो किस पर्टिकुलर पार्ट से पूछ रहा है, क्रिमिनल लॉ से पूछ रहा है, इधर सिविल लॉ से पूछ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर आपने क्या करना है, वहाँ पर आपने सबसे पहली चीज़ ये देखनी है, सही है। फिर आपने उसको आंसर देना है। फिर क्या आ जाएगा आपका आपका आ जाएगा पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट के अंदर इसने जो है डिटेल में बताया सेक्शन 21 के अंदर कि पब्लिक सर्वेंट कौन है। पब्लिक सर्वेंट, अब यहाँ पर जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन है वही सर्वेंट ऑफ द स्टेट की डेफिनेशन आपको मिलेगी सीपीसी के अंदर, तो ये भी आपने देख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है द पब्लिक सर्वेंट डिनोट्स एनी पर्सन फॉलिंग अंडर द डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉलोइंग डेफिनेशंस। फिर उसके अंदर क्या बताया, उसने बताया कि भाई जो भी जो है आपका कमीशन ऑफिसर है मिलिट्री का, नेवी का, ये सब के सब जो है किस में आएंगे, ये सब के सब पब्लिक सर्वेंट में आएंगे। किस में आएंगे, पब्लिक सर्वेंट में आएंगे। फिर उसके बाद जो है जज आ गया, उसके बाद जस्टिस ऑफ पीस आ गया, उसके बाद जूरी मैन आ गया, ठीक है। ये सब के सब क्या हैं, आपके सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट है। मूवेबल प्रॉपर्टी 22, मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी जो है इसकी एक्चुअल डेफिनेशन आपको कहाँ से मिलेगी, ट्रांसफर प्रॉपर्टीज एक्ट से भी नहीं मिलेगी, जनरल क्लासेस एक्ट से मिल जाएगी। यहाँ पर क्या कह रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स कॉर्पोरल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड अटैच टू द अर्थ परमानेंटली फास्टन टू द अर्थ। इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अटैच टू द अर्थ है, परमानेंटली क्या है, अटैच टू द अर्थ है, या फास्टन टू द अर्थ है। फास्टन टू द अर्थ का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे ये घर है, ये रूम है। अब ये इस क्लास रूम के अंदर हमारे पास दीवार है, दीवार के ऊपर छत है, ठीक है। अब ये दीवार क्या है, अटैच टू द अर्थ है, छत क्या है, फास्टन टू द अर्थ है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे फास्टन टू द अर्थ। इससे हट के जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब की सब क्या आ जाएंगी, मूवेबल प्रॉपर्टी के जुमरे में आ जाएंगी। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस 24। सेक्शन क्या है, सेक्शन 23 ने क्या बताया, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। इसका मतलब क्या, रॉन्गफुल गेन किसी भी फ्रॉडुलेंट तरीके से, ठीक है, रॉन्गफुल तरीके से अगर मैं किसी से कोई प्रॉपर्टी, मोबाइल इमोबाइल प्रॉपर्टी गेन करूं वो रॉन्गफुल गेन है, और उसको क्या हुआ, उसको नुकसान हुआ, उसको लॉस हुआ, तो वो क्या है, वो रॉन्गफुल लॉस है। ये इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन है। उसके बाद डिसऑनेस्टली, whoever does anything with the intention of causing wrongful gain, wrongful loss, any person said to done particular thing in dishonest manner। डिसऑनेस्टी का मतलब क्या है, अगर कोई शख्स किसी से रॉन्गफुल गेन करे या रॉन्गफुल लॉस पहुंचाए किसी भी शख्स को, तो उसने क्या किया, उसने जो है उसको डिसऑनेस्टली उसको नुकसान पहुंचाया है। फ्रॉडुलेंटली अ पर्सन इज सेड टू do a thing fraudulently if he does such thing intend to defraud or otherwise। अब fraudulently की डेफिनेशन में क्या बताया, फ्रॉडुलेंटली की डेफिनेशन में हमें सिंपली इतना बताया कि अगर कोई शख्स किसी के साथ डिफ्रॉड करे, किसी को नुकसान पहुंचाए, किसी के साथ जो है धोखा करे, तो वो फ्रॉड के जुमरे में आता है। रीज़न टू बिलीव, अब ये अक्सर स्टूडेंट पूछ लेते हैं कि सर व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रीज़न टू बिलीव। 26 के अंदर है रीज़न टू बिलीव। रीज़न टू बिलीव का मतलब ये है कि मैं इस पर्टिकुलर थिंग को इस सेंस में एक्सेप्ट करता हूँ। अ पर्सन is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that thing not otherwise। इसका मतलब यह है कि मिसाल के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि ये पानी की बोतल है और इस पानी की बोतल के अंदर क्या है, इस पानी की बोतल के अंदर वाटर है। रीज़न है उस चीज़ को मैं समझता हूँ कि इस चीज़ के अंदर ये चीज़ होगी, तो ये क्या कहलाता है, रीज़न टू बिलीव, ठीक है। और इसके पीछे एक सफिशिएंट काज भी हो, तो रीज़न टू बिलीव के लिए आपने क्या वर्ड याद रखना है, सफिशिएंट काज। और ये
वर्ड आपको अक्सर मिलेगा कहाँ, क्रिमिनल लॉ के अंदर, सीआरपीसी के अंदर भी ये वर्ड मिलेगा आपको, सीआरपीसी से हटके आपको जो है पीपीसी के अंदर भी मिल जाएगा। फिर आ जाएगा आपका सेक्शन 27, प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क, सर्वेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी किसी शख्स की वाइफ के पास है, किसी के क्लर्क के पास है, सर्वेंट के पास है, तो वो प्रॉपर्टी किसकी होगी? व्हेन प्रॉपर्टी इज इन द पोजेशन ऑफ द पर्सन्स क्लर्क, सर्वेंट, अकाउंट पर्सन इन द पर्सन्स पोजेशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड, द पर्सन एम्प्लॉयड टेम्परेरी और पर्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ द क्लर्क, सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी मेरे क्लर्क, मेरी वाइफ के पास है, इट मीन्स कि वो प्रॉपर्टी किसकी है? मेरी है। लेकिन अब इसके ऊपर जजमेंट भी आ चुकी है जस्टिस फाइज़ की कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी की वाइफ के पास है, चलो ठीक है, आपने कह दिया कि ये प्रॉपर्टी किसकी है? उस शख्स की है, लेकिन इसका रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट नहीं होगा। यानी अगर ये जो सेक्शन है अमेंड हुआ, या ये सेक्शन जो है फॉर सपोज वो जजमेंट आई 2022 के अंदर, तो 2022 से पहले के जितने भी एसेट्स थे वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसकी डेप्थ में नहीं जाते क्योंकि पब्लिक लेक्चर है। अच्छा, उसके बाद काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब है हू बहू। मिसाल के तौर पे कि मेरे पास एक कॉइन है, ठीक है जी, अभी मेरे पास एक कॉइन है, अब फॉर सपोज उस जैसा हू बहू बिल्कुल वैसा ही वैसा कॉइन अगर कोई शख्स ले आए और वो बना के लेके आए, तो वो क्या होगा? काउंटरफीटेड कॉइन। ठीक है, इसका अलग से एक चैप्टर मौजूद है पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर, लेकिन वो आपके लॉ गेट का हिस्सा भी नहीं है और जुडिशल प्रिपरेशन का भी हिस्सा नहीं है। फिर आ जाता है डॉक्यूमेंट। द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स मैटर एक्सप्रेस। अब यहाँ पर जो सेक्शन 29 है, 29 के अंदर जो वर्ड डॉक्यूमेंट है, ये डेफिनेशन और सेम इज इट आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी आपको आर्टिकल 2 QSO के अंदर। यही डेफिनेशन आपको डॉक्यूमेंट की मिल जाएगी QSO के अंदर। तो वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी दीवार है, कोई भी चीज़ है, मिसाल के तौर पे कोई बुक है XYZ, कोई जो है पेंटिंग है, या कोई प्लेट है XYZ, कोई भी चीज़ है जिसमें कोई चीज़ लिखी है फिगर के अंदर, तो वो क्या है? वो आपका डॉक्यूमेंट है। फिर आ जाता है आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी, इसको छोड़ दें। उसके बाद आ जाता है विल। विल का मतलब क्या है? द वर्ड विल। टेस्टिमनी डॉक्यूमेंट। टेस्टिमनी डॉक्यूमेंट क्या होता है कि मैं जो है वसीयत करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? वसीयत करता हूँ अपने आलो औलाद के बारे के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको विल कहेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा एक्ट एंड ओमिशन। सेक्शन 33 ने क्या बताया? एक्ट, ओमिशन। एक्ट और ओमिशन क्या है? द वर्ड एक्ट डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट और सिंगल एक्ट। मैं एक पर्टिकुलर एक्ट करने जा रहा हूँ, अब वो एक्ट के साथ जितने भी सीरीज ऑफ एक्ट हैं वो सब के सब किस में काउंट होंगे? एक्ट के अंदर काउंट होंगे। ओमिशन, किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, मिस्टर ए और मिस्टर बी आपस में लड़ रहे हैं, मिस्टर सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन दोनों को क्या करा? इन दोनों को छुड़वाए, इन दोनों को छुड़वाए। अगर वो नहीं छुड़वाता, उसने क्या किया? उसने ओमिशन किया, और उसके सामने मिस्टर ए ने मिस्टर बी का मर्डर कर दिया, तो इसमें कहीं ना कहीं मिस्टर सी का भी रोल होगा। फिर आ जाएगा आपका सेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, जो जिसके बारे में अक्सर सवाल आ जाता है, वो आ जाता है स्पेशल लॉ, लोकल लॉ, लाइफ, डेथ, इंजरी। स्पेशल लॉ और लोकल लॉ क्या है? देखें, द स्पेशल लॉ, लॉ एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट। स्पेशल लॉ, स्पेशल लॉ जो भी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर हो। और उसके बाद क्या जाएगा? लोकल लॉ, पर्टिकुलर पार्ट और टेरिटरी इन पाकिस्तान, लोकल लॉ। अब देखें, सिंध रेंटेड प्रीमाइसिस, सिंध रेंटेड प्रीमाइसिस ऑर्डिनेंस, ये कहाँ पर एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ सिंध के अंदर एप्लीकेबल है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका लोकल लॉ। स्पेशल लॉ, मिसाल के तौर पे JJS, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018, ये किस पर एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है ओनली ऑन जुवेनाइल्स, सिर्फ जुवेनाइल्स पर एप्लीकेबल है। तो ये क्या होगा आपका? ये हो गया आपका स्पेशल लॉ। दोनों में फ़र्क समझ में आ गया आपको। फिर उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है वो कौन सा आ जाता है? एक आता है लाइफ, लाइफ डिनोट्स ह्यूमन बीइंग। अच्छा, अगर आपने मिसाल के तौर पे, अक्सर एक मैंने वकील साहब से भी पूछा था कि किसी ने किसी एक गधे को मार दिया, तो इसके ऊपर कौन सी दफ़ा लगेगी? इसके ऊपर लगेगी 428 की। लेकिन क्या हुआ कि वकील साहब ने कहा कि नहीं, 302 की भी लग सकती है।
लाइफ की डेफिनेशन क्या है? पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर आपको लाइफ की पर्टिकुलर डेफिनेशन बताई गई है। क्या बताई गई है? लाइफ की पर्टिकुलर डेफिनेशन बताई गई है, जिसके अंदर साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है कि लाइफ डिनोट्स लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग। किसकी लाइफ के बारे में बात कर रहा है? लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग के बारे में। उसके बाद फिर क्या बताया? डेथ। अब डेथ के बारे में, ह्यूमन बींग की अगर डेथ हो जाए तो वो भी किसके अंदर आएगी? वो इस एम्बिट के अंदर फॉलो करेगी। सही है। फिर आ जाएगा आपका ईयर और मंथ। गॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से देखा जाएगा कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है। और फिर हार्बर, हार्बर सेक्शन 52A। सेक्शन 52A से अक्सर सवाल आता है हार्बर क्या है? हार्बर यानी कि पनाह देना। अगर कोई शख्स किसी मुजरिम को पनाह देता है तो उसको जो है सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर वाइफ हस्बैंड को पनाह दे या हस्बैंड अगर वाइफ को पनाह दे, चाहे वो किसी भी ऑफेंस के अंदर मुलविस हों, लेकिन एक्सेप्ट कुछ पर्टिकुलर ऑफेंसेस, वो भी बताता हूँ कौन कौन से हैं, तो फिर उन पर हार्बर का ऑफेंस नहीं लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपने समझना है एक चीज़ को कि इसके अंदर ये बताया गया एक्सेप्ट इन सेक्शन 157, 130, 157 और 130। क्या बताया? 157 और फिर 130 पीपीसी कि इन सेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए, इन सेक्शंस के लिए अगर कोई किसी को हार्बर करेगा, चाहे वो हस्बैंड ही क्यों ना हो, चाहे वो वाइफ ही क्यों ना हो, ठीक है, तो उन पर ये ऑफेंस एप्लीकेबल होगा। मिसाल के तौर पे कोई हाईजैकिंग करता है, मिसाल के तौर पे कोई क्या करता है कि मुल्क के ख़िलाफ़ कोई ऑफेंस करता है, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट करता है, या उसकी प्रिपरेशन भी करता है, और उसको उसकी वाइफ अगर हार्बर करेगी तो उसको भी सज़ा मिलेगी। और अगर वाइफ है, अगर उसका हस्बैंड उसको हार्बर करेगा तो उसको भी सज़ा मिलेगी। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 2। किस चीज़ के बारे में? जर्नल एक्सप्लेनेशन के बारे में। चैप्टर 2 हो गया। कल हम क्या करेंगे? जर्नल एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। अब हमारे जो क्लास का पैटर्न है उसके अंदर हमने करना क्या है? पीपीसी क्लियर करनी है। पीपीसी के बाद फिर हम किस पे आ जाएंगे? हम आ जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे। फिर उसके बाद फर्दर जो भी हमारे 20 या 10 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं उन पर फोकस करके इंशाल्लाह जल्द से जल्द जितना हो सकेगा हम इन सब्जेक्ट्स को कवर कर जाएंगे और इन डिटेल हम इसको पढ़ लें। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है कि सर लॉ गेट कब होगा, लॉ गेट की तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, कौन सी बुक्स रिकमेंड करेंगे, तो मैं बैरेक्स ही रिकमेंड करता हूँ। लेकिन फिर भी किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे जो है व्हाट्सअप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और नोट्स अगर किसी को चाहिए तो नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जो बैरेक्स परचेज़ नहीं कर सकता तो उसको बैरेक्स भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फॉर्म में शेयर कर दूँगा। ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर 2। अब जो है कल क्या करेंगे? कल हम चैप्टर 2 की आपका टेस्ट कंडक्ट करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम फर्दर मूव करेंगे चैप्टर 4 की तरफ।